समुद्र ने अनगिनत रहस्य अपने भीतर समेट रखे हैं। सदियों से नाविकों की कहानियों में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया जाता रहा है जो आज भी वैज्ञानिक समझ से परे हैं। कुछ लोग इन्हें कल्पनाएं मानते हैं तो कुछ इन्हें सच्ची घटनाएं, लेकिन जो भी इन कहानियों के पात्र बने वे कभी लौट कर नहीं आए। आज की यह कहानी भी एक ऐसे जहाज की है जो एक रहस्यमयी समुद्र में हमेशा के लिए गुम हो गया। साल 1896 उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जहाज एसएस प्रोविडेंस इंग्लैंड के तट से रवाना हुआ। इस जहाज पर कप्तान एलियास थॉर्नटन, फर्स्ट मेट हेंशो और उनके 38 नाविकों की टीम। उनका काम था लंदन से न्यूयॉर्क कोयला पहुंचाना। यह यात्रा कई बार हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। तीसरी रात जब जहाज डेविल्स डीप नामक समुद्री क्षेत्र में पहुंचा तो हालात बदलने लगे। शाम को समुद्र एकदम शांत था, हवा चलना बंद हो गई थी और लहरें जैसे जम गई थी। जहाज के पंखे से उठने वाली हल्की हल्की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। कप्तान थॉर्नटन और उनका पहला सहायक हेंशो डेक पर खड़े होकर दूर दूर तक फैले स्याह पानी को देख रहे थे। क्या यह सामान्य है? हेंशो ने धीरे से पूछा। नहीं, कप्तान ने धीरे से जवाब दिया। समुद्र कभी इतना खामोश नहीं होता। रात के करीब 2 बजे जहाज के निचले हिस्से में सो रहे नाविक अचानक जाग गए। जहाज के फर्श के नीचे से गहरी भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दी। तुमने सुना? एक नाविक ने दूसरे से कहा। अचानक जहाज जोर से हिला। कप्तान तुरंत बाहर निकले। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने अपने हाथ में पुराना कंपास पकड़ रखा था, लेकिन वह दिशा नहीं दिखा रहा था। फिर समुद्र में कुछ हिला, कुछ बहुत बड़ा। डेक से देखने पर कुछ साफ नहीं था, लेकिन जहाज के नीचे पानी में कुछ बहुत विशालकाय आकृति चल रही। पानी हल्का हल्का हरा चमक रहा था, मानो किसी चीज की आंखें उसमें झांक रही हों। अचानक समुद्र में एक भयानक हलचल हुई। भयंकर लहरें उठी और जहाज तेजी से दाईं ओर झुक गया। फिर पानी के अंदर से 2 विशाल एम्बर पीली सुनहरी आंखें चमक उठी। फिर कुछ उभरा, कुछ बहुत विशाल, एक काले रंग का सर्प जैसा विशालकाय जीव धीरे धीरे पानी से बाहर निकला। उसकी चमकती हुई स्केल्स, चमड़ी पानी पर अजीब रोशनी डाल रही थी। उसकी चौड़ी और लंबी गर्दन थी और जबड़ा इतना बड़ा कि पूरा जहाज उसमें समा जाए। नाविकों ने चीखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने हरपून, भाले और राइफलें उठा ली। फायर! कप्तान ने चिल्लाया, लेकिन भाले लेविथान की मोटी चमड़ी से टकराकर टूट गए। तभी उसने गर्जना की, इतनी तेज कि पूरी हवा कांप उठी। लेविथान ने पहली बार हमला किया। उसके विशाल टेंटेकल्स, सिकुड़े हुए हाथ जहाज की ओर बढ़े। क्रैक! मास्ट, जहाज का ऊपरी हिस्सा टूट गया और ऊंचाई से नीचे गिरा। नाविक डर के मारे जहाज के कोने कोने में भागने लगे। लेविथान ने एक नाविक को अपने टेंटेकल से उठाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। बाकी नाविक भी एक एक करके खींचे जाने लगे। कप्तान थॉर्नटन ने अंतिम बार उसकी आंखों में देखा। वे आंखें
किसी जंगली जानवर की नहीं थी, वे किसी बुद्धिमान प्राणी की थी। एक ऐसी शक्ति जो सदियों से समुद्र में सोई हुई थी। लेविथान ने एक अंतिम हमला किया। उसने अपना पूरा शरीर घुमाया और एसएस प्रोविडेंस को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जहाज तेजी से समुद्र में धंसने लगा। नाविकों की चीखें गूंज उठीं। एक एक करके हर कोई समंदर में डूब गया। कप्तान थॉर्नटन पानी में गिरते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। जहाज टूट रहा था और लेविथान समुद्र में वापस जा रहा था। कुछ सेकंड बाद पानी फिर से शांत हो गया। एसएस प्रोविडेंस और उसका हर यात्री हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो समुद्र एकदम शांत था। न कोई मलबा, न कोई नाविक, न कोई जहाज। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन समुद्री यात्री कहते हैं कि डेविल्स डीप से गुजरते समय अगर कोई ध्यान दे तो उसे समुद्र में जलती हुई 2 एम्बर आंखें दिखाई देती हैं। लेविथान अभी भी जीवित है और शायद वह फिर से जागने का इंतजार कर रहा है। कुछ रहस्य कभी नहीं मरते। क्या आप लेविथान की हकीकत को मानते हैं या यह सिर्फ एक कहानी है? कब्रिस्तान एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है, जहाँ हर कदम पर एक कहानी दबी होती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने कब्रिस्तान में ऐसी चीज़ें देखी जो किसी ने भी नहीं सोची थी। ये कहानी है अयान की और उसकी एक रात की जो कभी ख़त्म नहीं हुई। 16 साल का अयान एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया था और माँ मेहनत मजदूरी करके अयान को पाल रही थी। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और चंद दिनों में उनका देहांत हो गया। अयान की दुनिया जैसे थम सी गई थी। माँ को दफनाने के लिए वो गांव के पुराने सुनसान कब्रिस्तान में गया। गांव वाले कहते थे वहाँ रात के वक्त कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। दोपहर से शुरू हुआ दफनाने का काम कब शाम से रात में बदल गया पता ही नहीं चला। अयान कब्र खोदकर माँ को दफनाने लगा और फिर हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, बेटा। आवाज़ उसकी माँ जैसी थी। वो झटका खा गया। उसने पीछे देखा पर वहाँ कोई नहीं था। बस ठंडी हवा बह रही थी और पेड़ों की परछाइयाँ अजीब अजीब आकृतियाँ बना रही थी। तभी कब्रिस्तान का पुराना गेट धड़ाम से बंद हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। अयान गेट की तरफ भागा और वो लॉक था। फिर उसने सोचा शायद पीछे का वाला गेट खुला हो। वो कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजरने लगा। तभी उसने देखा एक छोटा लड़का पूरे सफ़ेद कपड़ों में एक कब्र के पास बैठा है। अयान ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का बिना कुछ बोले वहाँ बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरी अम्मी मुझे लेने आई है। अयान के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उस बच्चे ही ने गर्दन घुमाई और उसकी आंखें कोयले जैसी खाली थी। फिर जैसे ही अयान पीछे हटा, बच्चा वहाँ से गायब हो गया। अयान दौड़ते हुए एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन उसकी सांसें तेज थी और उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे फटने वाला हो। तभी हल्का कोहरा फैलने लगा और उस कोहरे में एक औरत की परछाई दिखी, लाल जोड़े में, आंखों से खून के आंसू बहते हुए। वो औरत अयान की तरफ देखने लगी और बोली, मेरी डोली कभी नहीं होती, क्या तू मुझे बाहर ले चलेगा? अयान कुछ बोलता उससे पहले ही वो औरत हवा में उड़ती हुई उसके तरफ बढ़ने लगी। अयान जैसे ही पीछे हटा, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे एक अधखुली कब्र में गिर पड़ा। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, किसी ने उसकी टांगें पकड़ ली। वो नीचे खींचने लगा। उसने जैसे ही पीछे देखा, वही लाल जोड़े वाली औरत उसके पीछे खड़ी थी और अब उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। क्यों आया मेरे हिस्से की रात में? वो चीखी। अयान ने आंखें बंद कर ली। तभी एक गर्म रोशनी जैसी हवा उसके ऊपर से गुजरी और अयान को लगा किसी ने उसको पकड़ के
ऊपर खींच लिया हो। वो कब्र से बाहर आ गया, गेट खुला और वो दौड़ता हुआ गेट के बाहर निकल गया। बाहर आकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ जिसने उसको बचाया वो और कोई नहीं, उसकी माँ ही थी। माँ का प्यार कब्र से भी आगे उसका साथ निभा रहा था। पर उस रात की परछाई आज भी अयान का पीछा करती है, और उस कब्रिस्तान की वो भयानक रात वो अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्रिकेट मैच आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है? क्या हो अगर स्टेडियम में शोर मचाती भीड़ के बीच कोई और भी हो जिसे कोई देख नहीं सकता, पर वो आपको देख रहा हो? राहुल 16 साल का क्रिकेट प्रेमी, आईपीएल का बहुत बड़ा फैन था। उसकी फेवरेट टीम थी राजस्थान रॉयल्स। जब उसे पता चला कि उसके शहर में राजस्थान रॉयल्स का मैच होने वाला है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। राहुल ने सपना देखा कि वह उसी स्टेडियम में बैठा है, लेकिन वहां कोई दर्शक नहीं था, सिर्फ खाली सीटें और एक अजीब सी ठंडक। तभी उसने देखा कि उसके पास वाली सीट पर कोई बैठा था, सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी, जिसका चेहरा किसी जली हुई लाश जैसा था। उसकी आंखें पूरी सफेद। वो राहुल को घूरते हुए फुसफुसाया, तुम्हें उस स्टेडियम में नहीं जाना चाहिए। अचानक वो आदमी उसकी ओर झपटा और तभी राहुल की आंखें खुल गईं। उसके माथे पर पसीना था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राहुल ने सपने को नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम पहुंचा। वहां का माहौल शानदार था, लोग चीयर कर रहे थे, स्टेडियम की लाइट्स चमक रही थीं और चारों तरफ जोश का माहौल था। लेकिन जैसे ही राहुल अपनी सीट पर बैठा, उसे अचानक वही ठंडक महसूस हुई, वैसी ही जैसी उसने अपने सपने में महसूस की थी। मैच शुरू होते ही राजस्थान रॉयल्स ने पहला विकेट ले लिया। स्टेडियम में शोर गूंज उठा, लेकिन तभी राहुल की नज़र स्टैंड के कोने में बैठी काली परछाई पर गई। वो परछाई उसकी ओर देख रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उसके सपने में। राहुल घबरा गया। उसने अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन असली खौफनाक मंजर तो अब शुरू होना था। दूसरे हाफ के दौरान राहुल को महसूस हुआ कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है, भागो, भाग जाओ, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। राहुल ने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया। तभी राजस्थान रॉयल्स के स्टार बैटर ने एक शानदार शॉट मारा। गेंद बाउंड्री के पास चली गई। भीड़ चीखने लगी, लेकिन राहुल का ध्यान बाउंड्री के उस पार खड़े एक अजीब आदमी पर था। वो वही आदमी था, सफेद कपड़े, जला हुआ चेहरा और सफेद आंखें। तभी राहुल के ठीक पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों के पास आई। अब तुम बच नहीं सकते। राहुल के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी आंखें भारी होने लगी और फिर राहुल के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। उसके मुंह से किसी और की आवाज आने लगी, भारी, गहरी और गुस्से से भरी हुई। तुम सब मरोगे। उसने अपने दोस्तों पर झपट्टा मारा। उसके नाखून नुकीले हो चुके थे और उसकी ताकत सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा हो गई थी। स्टेडियम में भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी गार्ड्स आए और किसी तरह राहुल को काबू में किया। राहुल को होश अस्पताल में आया। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि वो किसी आघात, ट्रॉमा की वजह से बेहोश हो गया था। बाद में उसके पिता को पता चला कि जिस स्टेडियम में मैच हुआ था, वहां 5 साल पहले एक दर्शक की संदिग्ध मौत हो गई थी। वो शख्स राजस्थान रॉयल्स का बहुत बड़ा फैन था। उसकी टीम हार गई थी और वो हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी स्टेडियम में भटकती है, गुस्से में और बदला लेने के लिए। राहुल के दोस्तों ने बाद में बताया कि उसके होश में आने से पहले वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहा था, राजस्थान रॉयल्स। क्या ये महज इत्तेफाक था या सच में उस स्टेडियम में कोई आत्मा भटक रही थी? क्या राहुल अब भी पूरी तरह सुरक्षित है या वो भूत उसके साथ घर तक आ चुका है? अगर अगली बार आप स्टेडियम में जाएं और आपको कोई सफेद आंखों वाली परछाई दिखे तो भाग जाना, क्योंकि हो सकता है कि अगला शिकार आप हों। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और अगर आपने भी कभी स्टेडियम में कुछ अजीब देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता आपकी कहानी भी अगली बार का रहस्य बन जाए। हर रहस्यमय जगह की एक डरावनी कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी भयावह होती है कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाती है। आज की कहानी है भारत के सबसे डरावने किले भानगढ़ की, और एक निडर ब्लॉगर की जिसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसका नाम था राहुल, 24 साल का एक ब्लॉगर जो डरावनी जगहों पर जाकर वीडियोस बनाता था। उसके लाखों सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन राहुल को चाहिए था और ज़्यादा फेम। और तभी एक दिन एक फॉलोवर ने उसे चैलेंज दिया, अगर हिम्मत है तो भानगढ़ के किले में एक रात अकेले गुजार कर दिखाओ। चुनौती राहुल को बहुत पसंद थी। उसने बिना सोचे समझे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात के ठीक 10 बजे राहुल भानगढ़ के बंद हो चुके किले के पास पहुंचा। स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, रात में यहाँ रुकना मना है, ये जगह शापित है। लेकिन राहुल को कोई डर नहीं था। वह कैमरा ऑन करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भानगढ़ का भूत भी मुझसे डरता है। उसे अंदाजा नहीं था कि आज रात उसका सामना असली डर से होने वाला है। जैसे ही राहुल अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवा चल रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राहुल कैमरे से रिकॉर्डिंग करता रहा, लेकिन अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। वो घबरा गया। उसने बैटरी चेक की, लेकिन वो फुल थी। तभी उसके पीछे से किसी के गुजरने की हल्की सी आहट सुनाई दी। राहुल तेजी से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। रात गहराती गई और उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। कहीं दूर से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल सोच में पड़ गया, क्या ये सब उसकी कल्पना है या कुछ सचमुच हो रहा है। लेकिन सबसे डरावना क्षण तब आया जब उसने देखा कि एक काली परछाई दीवार पर रेंग रही थी। वह आकृति इंसानी नहीं थी। उसके लंबे हाथ, उल्टे पैर और खून से भरी आंखें थी। राहुल डर से कांपने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन तभी वह साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह और कोई नहीं बल्कि वही तांत्रिक था जिसकी आत्मा आज भी भानगढ़ में भटक रही थी। वही तांत्रिक जिसने सदियों पहले भानगढ़ की राजकुमारी पर काला जादू करने की कोशिश की थी, और जिसके श्राप ने पूरे किले को विनाश की गर्त में धकेल दिया था। तांत्रिक की आत्मा ने राहुल को जकड़ लिया। राहुल की आंखों में अब डर के साथ गहरा पछतावा था। वह चीख पड़ा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह सब सच है। तभी किले की जमीन कांपने लगी। दीवारें चरमरा उठी। हवा में अजीब सी गंध भर गई। राहुल के चारों ओर गहरा अंधकार फैलने लगा, और फिर एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह स्थानीय लोगों को किले के गेट पर राहुल का कैमरा पड़ा मिला। कैमरा चालू था और उसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी। राहुल की आखिरी चीख उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी थी। राहुल खुद कभी नहीं मिला, लेकिन कहते हैं आज भी जब रात को भानगढ़ के खंडरों में हवा चलती है तो उसमें राहुल की मदद के लिए पुकारती हुई आवाजें सुनाई देती है। अगर आप कभी भानगढ़ जाएं तो सूर्यास्त से पहले लौट आइएगा, क्योंकि वहां कोई है जो आज भी इंतजार कर रहा है अगली गलती करने वाले का। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको अगर ऐसी और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना पड़ेगा। और हाँ, क्या आप भानगढ़ में एक रात गुजारने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में हाँ या ना ज़रूर लिखिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी बहादुरी देखने का। धन्यवाद। The townspeople always warned against stepping foot into the old Ashford Manor. Perched on the hill, surrounded by dead trees and an eerie silence,
The house had been abandoned for over a century. Some claimed to hear whispers from its walls at night, faint voices calling for help or warning of something much worse. But no one dared to investigate. Until now. Mark, an urban explorer with a thirst for uncovering haunted legends, decided that he would be the one to reveal the truth. Armed with a flashlight, a camera, and a will of steel, he pushed open the rusted iron gate and walked up the cracked stone pathway. The house loomed before him, its windows like empty eyes watching his every move. As he stepped inside, the wooden floor groaned beneath him. Dust hung in the air, and the scent of mildew filled his lungs. His flashlight beam danced along peeling wallpaper and antique furniture covered in white sheets. But then, there it was, a whisper, faint almost like the wind, yet unmistakably human. "Help me!" Mark froze, his heart pounded. The sound came from upstairs. Driven by curiosity, he ascended the grand staircase. The whispers grew louder, overlapping, some pleading, others murmuring incoherent words. They led him to a door at the end of the hallway, a heavy oak slab with deep claw marks raked across it. A cold chill crawled up his spine. Ignoring every instinct telling him to run, he pushed the door open. Inside was a bedroom frozen in time, an elegant four-poster bed, a dusty vanity, and a large mirror reflecting the dim light. But what made Mark's breath hitch was the rocking chair in the corner. It was moving, back and forth, slowly, deliberately. And then the whispers stopped. Silence swallowed the room, thick and suffocating. Mark raised his camera, capturing the unsettling scene. But as he checked the viewfinder, his stomach turned to ice. There, standing in the mirror, was a woman. Her hollow eyes locked onto his, her mouth moving as if screaming. Yet no sound came out. The chair stopped rocking. The door behind him slammed shut. Mark spun around, panic clawing at his throat. He yanked at the doorknob, but it wouldn't budge. The whispers returned, rising into agonized cries. The walls shuddered. Shadows stretched unnaturally, reaching toward him. The air turned thick, making it harder to breathe. Then the woman in the mirror moved. She stepped forward, crossing the barrier between the reflection and reality. Her skeletal fingers clawed toward Mark as the air filled with an unbearable shriek. He staggered back, tripping over the bed frame, his camera crashing to the floor. His flashlight flickered, plunging the room into darkness. And then, silence again. The next morning, the townspeople found Mark's camera outside the manor's gates. The footage was intact. The last recording showed Mark staring into the mirror, his reflection grinning while he stood frozen in terror. And then, in the final seconds, a whisper filled the speakers, sending shivers down the spine of all who listened. "Welcome home." Every winter, my family retreats to our old cabin deep in the woods. It's been in the family for decades, a rustic getaway far from the city, surrounded by endless pine trees. One night, during a particularly heavy snowfall, my younger sister and I decided to play outside. The snow was thick, muffling every sound except for the crunch of our boots. We made a game of it, setting up little forts and throwing snowballs at each other. Then I saw something, a figure, just beyond the tree line. It wasn't moving, just standing there, barely visible through the falling snow. At first, I thought it was a tree trunk, but something felt wrong. My sister hadn't noticed, still focused on gathering snow for her next attack. Then the figure took a step forward. I called out, thinking maybe it was my dad checking on us. No answer. Another step. A shape taller than my father, wrapped in a heavy coat, its face obscured by the shadows of the trees. I grabbed my sister's arm. "Let's go inside." She protested, but I didn't listen. I pulled her back toward the cabin, glancing over my shoulder. The figure wasn't there anymore. We rushed inside, locking the door behind us. Our parents were in the kitchen, oblivious to our panic. I peeked through the window. And there, standing just at the edge of the forest,
was the figure again, watching, my breath caught in my throat. My dad noticed our pale faces and followed my gaze, but when he looked, nothing was there, just snow-covered trees. "Probably your imagination," he said, ruffling my hair. But that night I woke up to the sound of crunching snow. Footsteps, slow, deliberate, right outside my window. I didn't dare move. My heart pounded as I listened. The steps circled the cabin, then stopped. Minutes passed, an hour. I finally worked up the courage to look. And there, just on the other side of the frosted glass, was a single gloved hand pressed against the window. Fingers splayed, waiting, watching. I never played in the snow after dark again.